हाँ जी, तो कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? किसान आंदोलन शुरू किए थे। मैं रिवीजन करा दूं फटाफट। एक पहला किसान आंदोलन था नील आंदोलन। 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर नामक गांव से शुरू हुआ था। ददनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन था। ददनी प्रथा क्या थी कि अंग्रेज एडवांस टोकन मनी देके नील की खेती करवाते थे। ददनी प्रथा थी। हालांकि ये कानून आ रखा था कि किसी से भी से जबरदस्ती खेती नहीं करवा सकते, पर कानून का किसानों को पता नहीं था, इसलिए करवाया करते थे। एक डिप्टी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे हेमचंद्रावरकर। एक बार वो गलती से ऐसा आदेश पड़ गए जिससे किसानों को पता चला कि ऐसा कोई कानून भी है। किसानों ने आंदोलन किया। उनके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। हरिश्चंद्र मुखर्जी अखबार निकालते थे हिंदू पेट्रियट, उन्होंने डेली खबरें छापी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा। माइकल मधुसूदन दत्त ने ब्लू मिरर लिखा। जो आपके ईसाई मिशनरीज थे उन्होंने समर्थन किया। बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने समर्थन किया इसका। और फाइनली 1862 में अधिनियम 4 द्वारा नील की खेती की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। फिर हमने एक पावना विद्रोह पढ़ा था। पावना विद्रोह आपके 1873 से 76 तक चला था। बंगाल के अंदर ही हुआ था। जमींदारों के खिलाफ था। 1859 में एक एक्ट आया था कि जमींदार टैक्स नहीं बढ़ा सकते और भूमि से बेदखल नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसा किया करते थे। इसलिए किसानों की मांग थी कि बस उस कानून को इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो एक कानूनी आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था। शंभूपाल और ईशान चंद्र रॉय इसके नेता थे। हालांकि ज्यादातर जो किसान थे वो मुस्लिम थे और जमींदार हिंदू थे, लेकिन उसके बावजूद यह आंदोलन सांप्रदायिक नहीं हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, जमींदारों के खिलाफ था। किसानों की मांग थी कि हम महामहिम महारानी की रैयत बनना चाहते हैं, कि हमें हर हाइनेस जो है वो अपने अंडर के अंदर ले ले, हम इन जमींदारों के अंडर में नहीं रहना चाहते हैं। बंगाल के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने समर्थन किया था। जो इंडियन एसोसिएशन थी उसने समर्थन किया था। खूब सारा समर्थन भी उसको मिला। फाइनली उसमें भी वो इंप्लीमेंट कर दिया गया था कानून। फिर एक दक्कन विद्रोह पड़ा था। दक्कन विद्रोह जो कि महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, महाजनों के खिलाफ किया गया था। और मैंने बात बताई थी आपको कि अपने कालूराम नाम के एक मारवाड़ी महाजन ने बाबा साहेब देशमुख नाम का मराठी किसान था और उसके मकान की नीलामी कर दी थी, इसलिए किसान भड़क गए थे। करड़ा नामक गांव से शुरू हुआ और 12 मई 1875 को सुप्पा नाम की एक मंडी जो कि पूना के पास पड़ती है वहां हिंसक हो गया। किसानों के ऋण पत्र जला दिए गए, उनके खाते बही जला दिए गए, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, नाई धोबी बंद किया गया उनका। फाइनली 1879 में गवर्नमेंट एक कानून लेके आई थी, डेक्कन फार्मर रिलीफ एक्ट लेके, उसमें किसानों को प्रोटेक्शन दे दी थी। कुक्का आंदोलन हुआ था 1857 वाली क्रांति के आसपास ही, वहीं से शुरू हो गया था ये आंदोलन। और शुरुआत में भगत जवाहरमल और बालक सिंह ने चलाया था। शुरुआत में पंजाब में खेती की समस्याओं की वजह से हुआ था, पर बाद में अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बन गया था। बड़े नेता मिले इसको, एक राम सिंह कुक्का। पर बाद में नॉर्थब्रुक जब गवर्नर जनरल बना था तो उसने कुक्का आंदोलन का दमन कर दिया। राम सिंह जी को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। टेनासीरम के अंदर उनकी समाधि बनी हुई है, बर्मा के अंदर ही वहां पर। 2007 में जब इस आंदोलन के 150 साल पूरे हुए तो सरकार ने 5 रुपए का और 100 रुपए का सिक्का चलाया था। इन नामधारियों का, नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है, इन नामधारियों का जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसे रहत नाम कहते थे। इन नामधारियों ने न केवल वो किसान आंदोलन चलाया था आर्थिक समस्याओं के लिए, बल्कि सामाजिक सुधार भी किए थे। अंतरजातीय विवाह पर बल दिया, नशा मुक्ति, गोहत्या का विरोध किया, शाकाहारी भोजन को प्रोत्साहन दिया, विधवा पुनर्विवाह बल पर बल दिया, जोर दिया उस पर, पुनर्विवाह पर। आपके जो कन्या भ्रूण हत्या होती थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड जो होती थी, उस पर बैन लगाने की बात की गई। दहेज में कमी लाई गई और ₹1.25 में हम दहेज कर लेंगे, वो शादी कर लेंगे दहेज में। और ये जो शादियां होती थी उनको आनंद कारज बोला करते थे। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट जो बचे हुए किसान आंदोलन उनकी और बातें करते हैं। कौन कौन से और रह गए भारत में बाकी किसान आंदोलन कौन से? एक का किसान आंदोलन हुआ था। हालांकि जब मैं असहयोग आंदोलन पढ़ा रहा था तब मैंने बीच में कहीं एक जगह नाम लिया था, एक आंदोलन का नाम ही लिया था, बाकी बातें नहीं बताई थी, पर याद रखना एक आंदोलन। याद रखने वाली थोड़ी सी बात यह कि एक आंदोलन यूपी के अंदर हुआ था। क्योंकि अपने कंफ्यूज उसमें होंगे कि राजस्थान जीके में अपने पढ़ते हैं एक की आंदोलन, और एक की आंदोलन अपने उदयपुर वाले इलाके के अंदर मोतीलाल तेजावत ने चला दिया था भील ग्रासियों को लेकर। ये एक का आंदोलन, तो याद रहे वही एक की एक का मतलब किसानों ने एकता बनाने की प्रयास की। तो एक की कर दो, एक का कर दो, कुछ ही कर दो, टोडी बोती कोले कोले, नाम थोड़े से अलग अलग हो गए इनके। एक यूपी में हुआ था तो किसान जमींदारों को टैक्स नहीं देना चाहते थे, ऐसा कोई कानून था। असहयोग आंदोलन के साथ में हुआ था। गांधी जी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे तो गांधी जी ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जब हम जमींदारों को टैक्स देना भी बंद कर देंगे। किसानों को लगा कि जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, और उन्होंने पहले टैक्स वगैरह देने बंद कर दिए थे। वायलेंट हो गया था खूब सारी जगह पर, ये हिंसक हो गया था आंदोलन। तो हम वहीं पढ़ रहे थे कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन की जब कमियां पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं
कि भाई पूरी तरीके से अहिंसक भी नहीं था, कई कई जगह पर ऐसे सामाजिक अंतर्विरोध देखने को मिले थे जिसकी वजह से आंदोलन हिंसक होने लग गया था। 1920-21 में असहयोग आंदोलन के दौरान, देख लो सारी बातें लिखी हुई, असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। यह एक हिंसक आंदोलन था जिसे सरकार ने कुचल दिया। मैंने खूब सारी बातें बताई, जब हिंसा होगी तो सरकार को कुचलने का मौका मिलेगा, सरकार कुचल देगी उसको। मुख्य क्षेत्र, ये याद रखना भाई, हमेशा ये ही पूछा जाता है, स्टार लगा लो, कि कौन कौन से क्षेत्रों में हुआ था। मैंने तो जब भी इस क्वेश्चन को देखा है तो एक का आंदोलन के क्षेत्र बताइए, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, यूपी के इलाके पड़ते हैं, इन इलाकों के अंदर हुआ था, ये याद रखना बस। सीतापुर, हरदोई, ये बहराइच है, ये वाले जो इलाके थे इनके अंदर ये हुआ था। नेता कौन थे? सहदेव और मदारी पासी, याद रखना। दलित नेता थे दो, सहदेव और मदारी पासी, इन्होंने ये बड़ा आंदोलन कर दिया था। हिंसक हो गया था, इसलिए सरकार दबाने में कामयाब हो गई थी, पर एक बार तो इन्होंने वहां जमींदारों को हिलाकर रख दिया था। असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, पर असहयोग आंदोलन गांधी जी पूरी तरीके से अहिंसा की सौगंधें खाया करते थे, वहीं उसका एक पार्ट जो एक आंदोलन रहा था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया था, हिंसक हो गया था। बस इतनी बातें याद रखने, और ये मत मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन यही है। सीतापुर, हरदोई, बहराइच 2-3 बार बोल बोल के देखना। सीतापुर, हरदोई, बहराइच, यूपी की 3 जगह है, यहां पर ये बेसिक आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला रंपा आंदोलन। नाम ही रंपा पंपा देख के लगता है कि यार साउथ इंडिया का रहा होगा, तो नाम से पता चलता है रंपा आंदोलन है, तो मतलब साउथ इंडिया का। रंपा जनजाति के लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की बाहरी लोगों के खिलाफ। देखो आप शब्द पे ध्यान देना, बाहरी लोग। हालांकि आप कोई बुक पढ़ेंगे या देखेंगे तो वो बाहरी लोगों को लिखा हुआ है दिक्कू, कि इन्होंने दिक्कुओं के खिलाफ आंदोलन किया था। हिंदी में एक वर्ड होता है दिक्क करना। दिक्क करने का मतलब होता है परेशान करना। मेरे याद है हम 11th-12th में पढ़ते थे, तब प्रेमचंद का एक उपन्यास लगता था निर्मला, और उस उपन्यास में ये वर्ड खूब जगह पे आया करता था कि निर्मला को उसके बच्चे दिक्क किया करते थे। दिक्क मतलब परेशान किया करते थे। तो वो जो जनजातियां थी उन्होंने कहा जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें दिक्क करते हैं, वो दिक्कू है। दिक्कू जो नए नए जमींदार वगैरह यहाँ पर बना दिए गए थे, कई अंग्रेजों ने कई लोगों को यहाँ पे इन जनजातीय क्षेत्रों में जमींदारी का ठेका दे दिया था, भाई आप लोग यहाँ से टैक्स वगैरह लेके आओ। कोई बाहर से महाजन गए हुए थे या अंग्रेज भी बाहर से गए हुए थे, तो वो बाहरी लोग जो भी थे उनके खिलाफ आंदोलन था, और उनमें भी बेसिकली जमींदार के साथ। पर किसान का सीधा सीधा लेना देना किसके साथ पड़ेगा? जमींदार के साथ। वो टैक्स बढ़ाएगा तो गुस्सा भी किसके खिलाफ आएगा? जमींदार के खिलाफ। तो रंपा आंध्र प्रदेश की एक जनजाति है। रंपा ट्राइब कहाँ की है? आंध्रा की एक ट्राइब है। इनके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। किसानों को बोलते थे मुट्टा और जमींदार को बोलते थे मुट्टादार। तो मुट्टाओं की मुट्टादारों के खिलाफ लड़ाई थी। तो कोई पूछ ले कि मुट्टा वर्सेस मुट्टादार कौन से किसान आंदोलन की विशेषता है, तो रंपा विद्रोह। साउथ इंडिया के नाम देख लो, मुट्टान मुट्टादार सब। जमींदारों के अधिक भू राजस्व के खिलाफ आंदोलन था। जमींदार के खिलाफ आंदोलन इसी बात को लेकर हो सकता है कि वो टैक्स बढ़ा देता है आपका, तो अधिक भू राजस्व के खिलाफ आंदोलन था। नेता अलूरी सीताराम राजू, ये नाम याद रखना भाई, ये पूछ लेंगे, नाम से लग भी रहा है, देख लो साउथ इंडिया का बंदा, अलूरी सीताराम राजू। तो ये इस रंपा आंदोलन के नेता थे। हालांकि बाद में तो ये गांधी जी के साथ में भी जुड़ गए थे और असहयोग आंदोलन के अंदर भी भाग लिया था। वैसे भी देखिए, देखो 1879 में शुरू किया, 1922 तक, मतलब कहीं ना कहीं किसानों की मांगे यूं चलती रही थी। तो 1920 में अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। ये है भाई आपके अलूरी सीताराम राजू। डील का डाकी टाइप का आदमी था, आदिवासियों का मुख्य नेता था। आदिवासी इनको यूं खूब ही मानते थे। वहां पे मूवी बन रही है इन पर, कौन बना रहा है डायरेक्टर वगैरह का मैं नाम तो भूल गया, पर उसमें अलूरी सीताराम राजू का जो रोल है वो क्या नाम है, राणा डग्गुबटी निभा रहे हैं, जो आपके बाहुबली में भल्लाल देव बना था। तो भल्लाल देव भी उसमें डाकी लगता था। तो क्या यार नेता लिया जाए, अलूरी सीताराम राजू जब दिखाया जाए तो वो दिखाया जाना चाहिए। तो थोड़े दिनों में आप बड़े पर्दे पर अलूरी सीताराम राजू को, राणा डग्गुबट्टी को वो रोल निभाते हुए देखोगे। तो प्लीज वो मूवी देखना आपने। साउथ वाले, शायद साउथ का कोई डायरेक्टर बना रहा है, तो साउथ वाले डायरेक्टर बनाते हैं तो थोड़ी मूवी अच्छी भी बना देते हैं, वरना आपने बॉलीवुड वाले तो जब हिस्ट्री की मूवी बनाते हैं तो उनकी ऐसी तैसी करके रख देते हैं पूरी तरीके से। इतना मसाला डालते हैं कि उसमें मसाले का टेस्ट आता है बाद में। जो ओरिजिनल चीज होती है वो तो पूरी तरीके से गायब भी कर देते हैं। और मैंने कई बार बताया वो आपको, वो बोले जोधा अकबर देख लो, वो बोले आपके
ये आई थी पानीपत देख लो, तानाजी देख लो, इधर उधर की खूब सारी चीजें यूं बिगाड़ देते हैं। और मुझे सबसे वाहियात तो वो लगती है दो, मोहनजोदड़ो और बाजीराव मस्तानी, कि यार उनमें तो इन्होंने क्या ही किया था, तो फर्जी सी बनाते हैं। पर साउथ वाले बाहुबली भी बनाई तो यूं लगती है कि हाँ यार वाकई बदले फिक्शन बनाया उन्होंने, इमेजिनेशन दिखाई, पर रिसर्च कितना अच्छा है कि बाहुबली के अंदर जो हथियार प्रयोग किए हैं ना, एक वो हथियार है जिसमें वो बाटे बांध बांध के यूं फेंकते हैं, तब पढ़ोगे कि उस हथियार का नाम होता था महाशिला कंटक। एक जो वो बल्लाल देव का जो रथ होता है उसके साइड के अंदर वो लगा होता है कि वो जब चलता है तो वो चक्री से घूमते हैं, आसपास वालों को दूर फेंकता जाता है, रथ मुसल। तो अजात शत्रु जो राजा था हरिक वंश का, उसने जो वज्जी संघ पर आक्रमण किया था तो उसने इन दोनों हथियारों का प्रयोग किया था। तो मतलब वो भी उनकी एक रिसर्च है, ढंग से एकदम किया हुआ। अपने वाले तो यूं दिखा दुखू देते हैं कुछ ही। पर उम्मीद करेंगे कि ये मूवी अच्छी बने। अलूरी सीताराम राजू सब लोगों को याद हो, हम नहीं जानते। आप जब ये शायद पढ़ रहे हैं तब आपको लगा होगा कि सर इस बंदे का हमने नाम ही पहली बार सुना है। आप में से हो सकता है कोई 5% को पहले भी पता हो, पर ज्यादातर लोग हम तभी सुनते हैं जब इसको पढ़ते हैं। मैंने भी तभी पढ़ा था जब पहली बार दिलीप सर ने क्लास में पढ़ाया था, तभी इसके बारे में सुना था। पर यदि मूवी आएगी तो ज्यादा लोग जानेंगे, जाना भी जाना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में। तो और मैंने जो बात बताई वो लिखी हुई पे देख लो कि इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। तो ये कई बार पूछते हैं ऐसा कौन सा जनजातीय नेता था जो गांधी जी के साथ भी जुड़ा हुआ था, ट्राइबल लीडर कौन था? तो अलूरी सीताराम राजू जो रंपा विद्रोह में जुड़े हुए थे, रंपा जनजाति के साथ जुड़े हुए थे, वो बाद में गांधी जी के भी सहयोगी बने थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। एक जब आंदोलन आगे बढ़ा तो सरकार ने कमीशन बना दिया। सुलीवन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे, कहा मिस्टर सुलीवन तुम जाओ और जाके प्रॉब्लम पता लगाओ यार इनकी क्या प्रॉब्लम। सुलीवन आया, सुलीवन ने आगे कहा कि साहब ये जो नए नए जमींदार बनाए हैं ना, ये किसानों को ज्यादा तंग कर रहे हैं, ये यूं जमींदारी ज्यादा झाड़ रहे हैं। तो पुराने वाले ठीक थे, वो इनकी बातें समझते थे, इनकी ट्यूनिंग अच्छी थी, इन नए वालों को तो हटाओ और पुराने जमींदारों को रखने की सिफारिश दी थी। तो कुछ सिंपल आपसे पूछेगी सुलीवन जांच आयोग कौन से किसान विद्रोह के समय बनाया गया था? तो रंपा विद्रोह के समय बनाया गया था। क्या कहा उसने? नए जमींदारों को हटाओ और उनकी जगह कैसे जमींदार लेके आ जाओ, पुराने जमींदार लेके आ जाओ। अगला एक ताना भगत आंदोलन। जैसे कुक्का एक संप्रदाय था, पंजाब का एक संप्रदाय था कुक्का, वैसे जो ताना भगत था वो एक संप्रदाय, बिहार का एक संप्रदाय हुआ करता था ताना भगत। तो ताना भगत कोई व्यक्ति रहे थे, उनके नाम पर बाद में संप्रदाय बन गया था। 1914 में बिहार में एक जनजाति उरांव जनजाति के लोगों द्वारा किया गया। रंपा विद्रोह रंपा जनजाति द्वारा, ये उरांव जनजाति द्वारा किया गया चौकीदारी कर के खिलाफ। देखो मैंने बताया था आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। तो इस चौकीदारी कर का विरोध इससे पहले भी हो चुका था और उरांव जनजाति इसका विरोध कर चुकी थी। एक लगान वाला रहता ही था सब, तो लगान की ऊंची दर भी इसका मैटर था। पर चौकीदारी कर ज्यादा याद रखना, सिंपल कई बार यह पूछा जाता है इनमें से कौन सा आंदोलन चौकीदारी कर के खिलाफ किया गया था? तो ताना भगत आंदोलन 1914 बिहार में जो था, जो उरांव जनजाति उरांव ट्राइब द्वारा किया गया था, वो किसके खिलाफ किया गया था? तो चौकीदारी टैक्स के खिलाफ किया गया था। नेता कौन थे? जतरा भगत। इस संप्रदाय में जितने भी लोग होते थे नाम के आगे भगत लगाया करते थे, तो जतरा भगत। चार बातें याद रखनी, 1914 बिहार, चौकीदारी कर, उरांव जनजाति, जतरा भगत, ये सब बातें याद रखनी। सिंपल प्री का कोई क्वेश्चन बनता है आप बता दोगे इसके बारे में? हाँ हो सकता है मेंस में भी 2 नंबर में पूछ ले। ताना भगत आंदोलन तो सीधी लाइन लिखना आपने। 1914 में बिहार में उरांव जनजाति द्वारा जतरा भगत के नेतृत्व में चौकीदारी कर तथा लगान की ऊंची दरों के खिलाफ यह आंदोलन किया गया था। अगला पढ़ते हैं। छोटे छोटे आंदोलन, अब तो कल वाले ही थे, थोड़े बड़े थे वो, आगे वाले में तो कोई ज्यादा बातें नहीं। तेभागा, मुझे लगता है मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, यदि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि सर अब इतने हमारे बुरे दिन थोड़ी आ गए कि आप हमें तेभागा आंदोलन के बारे में भी बताओगे। आप जानते हो तेभागा आंदोलन के बारे में सारी बातें, फिर भी मैं मेरा कर्तव्य पूरा कर दूं, इतिश्री करूं मैं तो। तेभागा, मुझे याद है एक बार आईएएस का एक क्वेश्चन था कि तेभागा आंदोलन का कारण क्या था? तीसरा भाग, 1/3 भाग, हम 1/3 ही देंगे। हुआ क्या था, यहाँ पे कमीशन बना था, फ्लाउड कमीशन बना था। फ्लाउड कमीशन ने सिफारिश दी थी कि किसानों से 1/3 से ज्यादा भू राजस्व नहीं लिया जा सकता। भू राजस्व कितना होना चाहिए? तो 1/3 होना चाहिए। पर जमींदार ज्यादा लिया करते थे, इसलिए किसानों ने विद्रोह किया कि नहीं, फ्लाउड जब कह के गया 1/3 तो 1/3 साडा हक इत्थे रख।
इस बात को लेकर उन लोगों ने आंदोलन कर दिया था। तो तीसरे भाग के लिए आंदोलन किया गया, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया इसका, तेभागा आंदोलन। आजादी की लगभग पूर्व संध्या पर 1946 के अंदर ये लोग आंदोलन कर रहे थे। हम डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, ये वही लोग थे जो चटगांव विद्रोह के अंदर भाग ले चुके थे, मैंने बताया था। फिर भी थोड़े नेता वगैरह कौन थे हम पढ़ लेते हैं। फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1/3 भू राजस्व तय किया गया था, परंतु अभी भी किसानों से अधिक भू राजस्व लिया जा रहा था। यह आंदोलन बंगाल में भूमि राजस्व के 1/3 भाग के लिए किया गया था। नाम से पता चलता है, कोई ज्यादा बड़ी बात है। लीडर कौन थे, तो कंपाराम सिंह और भवन सिंह। कंपाराम सिंह ने कहा मैं कंपा आगे रख दूंगा आप सबको। तो एक तो नेता कौन है, कंपाराम सिंह, दूसरे नेता कौन है, भवन सिंह। मुझे लगता है लगान मूवी में भुवन नाम यहीं से उठाया गया होगा, कि उस मूवी में भी लगान के लिए आंदोलन किया जाता है, नेता का नाम उसमें भुवन बताया हुआ है, तो ये भवन भुवन रहा होगा, अपने वालों ने इधर भवन लिख दिया होगा, उधर भुवन रहा होगा। बस इतनी बात, और कोई बात ही नहीं, अपने काम की बात होती है। तो वापस देख लो बोले आप, तेभागा आंदोलन। फ्लाउड कमीशन याद रखना है, जिसने कहा था 1/3 लो, पर जमींदार ज्यादा लेते थे, इसलिए किसानों ने आंदोलन किया। नेता कंपाराम सिंह और भवन सिंह। अगला देखिए, बारदोली सत्याग्रह। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस के अंदर पूछा जा सकता है। आप देख लो, आप कहते हो सर क्वेश्चन दे दिया करो, तो बारदोली सत्याग्रह क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह पर लिख लेना आप। क्या था देखो, बारदोली गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन जब चला था 1920 में, असहयोग आंदोलन चला, और गांधी जी ने कहा था कि एक समय आएगा जब हम सरकार को टैक्स देना बंद करेंगे। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में हकीम अजमल खान जिसके अध्यक्ष थे, बात आई कि वो समय आ गया है और हमें सरकार को टैक्स देना बंद करना चाहिए। गांधी जी इस बात को जानते थे कि यदि पूरे भारत में टैक्स देना बंद कर दिया, सरकार वापस रिप्लाई करेगी इसका और आंदोलन को तोड़ दे। तो गांधी जी ने कहा पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक जगह पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, सरकार का रिएक्शन चेक करते हैं, सरकार क्या कहती है उसके आधार पर आगे चीज की जाती है। तो वह जगह कौन सी हो जहां से ऐसा किया जाना चाहिए, तो वह जगह थी बारदोली। तो तय किया गया कि 12 फरवरी 1922 को बारदोली से हम नो टैक्स मूवमेंट चलाएंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया जाएगा, सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया जाएगा यहाँ से। पर इसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि 5 फरवरी को चोरा चोरी कांड हो जाता है और गांधी जी इस घटना से दुखी होकर उसी दिन आंदोलन वापस ले लेते हैं। 12 फरवरी को बारदोली में मीटिंग जरूर होती है कांग्रेस की, पर कांग्रेस भी ये नहीं कहती हम कर नहीं देने का आंदोलन चलाएंगे। कांग्रेस भी कहती है कि बापू ने वापस ले लिया तो हम भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेते हैं। पर बारदोली में इसका मतलब राजनीतिक चेतना थी, वहां के किसान समझदार थे, इसलिए गांधी जी उन पर इतना बड़ा जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए थे। गांधी जी को इतना कॉन्फिडेंस था वहां पर, तो इनको तो कभी ना कभी तो ये चीज दिखानी थी, और अंग्रेजी सरकार ने मौका दिया। अंग्रेजी सरकार ने बारदोली में 30% भू राजस्व बढ़ा दिया, मतलब 100 रुपए लगते थे तो उसकी जगह कितने कर दिए, 130 रुपए कर दिए। इस वजह से वहां पर आंदोलन किया गया। बेसिकली बारदोली में किसानों की एक जाति थी कुनबी पाटीदार। कुनबी पाटीदार एक तो जाति थी, बड़े किसान थे, पाटीदार किसान। ये जो पटेल, गुजरात में जो पटेल आंदोलन करते रहते हैं, ये पाटीदार ही है, हार्दिक पटेल, ये सब पाटीदार है। वहां का प्रभावशाली ग्रुप है। आप देखेंगे तो गुजरात के ज्यादातर जो मुख्यमंत्री मिलेंगे वो पाटीदार मिलेंगे, कि आपको पाटीदार बनेंगे। वल्लभ भाई पटेल इसी कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे, पाटीदार कम्युनिटी के हुआ करते। प्रभावशाली ग्रुप था, खेती पर ज्यादातर इनका कब्जा था, तो अब टैक्स बढ़ाए तो ये तो नाराज होने ही थे। एक जनजाति और थी जो इनके साथ जुड़ी हुई थी, कालीपराज। एक जनजाति तो कौन सी है, ट्राइब तो कौन सी है, कालीपराज। और किसान कौन से, कुनबी पाटीदार। बेसिकली इनके द्वारा आंदोलन किया गया था, दोनों याद रखना। किसान कौन से, कुनबी पाटीदार। जनजाति कौन सी, कालीपराज। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया, बारदोली आंदोलन चलाया। क्यों चलाया, क्योंकि सरकार ने कितना टैक्स बढ़ा दिया, 30% टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया। 1928 में सूरत के बारदोली तालुका, तालुका मतलब तहसील, अपने इसको तहसील बोलते हैं ना, गुजरात में उसको तालुका कहते हैं। वो एक हमारे भैया है, वो हंसते हैं कि उनको कोई गुजरात में कोई कैंप वैम्प था, भगवान जाने किसका कैंप था, उस कैंप के अंदर कोई भाग लेने के लिए गए थे, तो उनको एड्रेस इतना ही दिया था कि भाई फलानी तालुका के अंदर है ये। अब वो वहां खूब साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात है, गए तो वो आगे वाली जो तालुका का नाम तो भूल गए, से बारदोली तालुका बताया, खाली तालुका याद रहा। तो वहां जहां अहमदाबाद पहुंचे, वहां पहुंच के कहा भाई यहाँ तालुका कहाँ है। गुजरातियों ने कहा यहाँ तालुका खूब सारी है, तुझे कौन सी तालुका में जाना। उनका यार खूब सारी कैसे होती, अब जयपुर तो एक ही है, बीकानेर तो एक ही, डूंगरपुर बांसवाड़ा तो एक ही है हमारे, तो तुम्हारे इतनी कैसे होगी। गांव का नाम तो ज्यादा से ज्यादा गांव 2-3 हो जाए एक ही गांव के। उनका ना ना तालुका तो हमारे खूब सारी है,
फिर फाइनली उनको पता चला कि ये लोग तहसील को यहाँ पे तालुका बोलते हैं। फिर वो पता किया हुआ ऐसे ऐसे कैंप है, वो कहाँ लगेगा, किसी सियाने आदमी ने कहा वो तो उस तालुका में है, तालुका का नाम, हाँ उन्होंने कहा यही लगा हुआ था उसके पहले, ध्यान रखना भाई तालुका। तो कई बार ऐसे शब्द कोई लग जाते हैं, फिर अपने को याद तो लगता है कि यार इसका पूरा नाम ही, इस गांव का नाम बारदोली तालुका रहा होगा, गांव का नाम बारदोली है, इसका नाम ही तालुका है। और तो मैंने पहले आपको बताया होगा कि मेरे एक रूममेट और तैयारी जब करने शुरू की, शुरू में तैयारी करने शुरू की, टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, इधर वाला कोई लेना देना नहीं था, तो करंट पढ़ा करते थे। तो दो बातें बताता हूं। एक फ्रेंड तो एक दिन अखबार पढ़ते तो बराक ओबामा भारत आए हुए थे, तो मेरे पास आए, मेरे को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बताओ। मैंने कहा बराक ओबामा। उनका बस दिल्ली यूं करते रहते हो, करंट पढ़ते हो और हमें और ज्ञान देते हो, ऐसे करंट पढ़ना चाहिए, वैसे करंट पढ़ना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। बराक ओबामा ही तो है अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, और क्या है? उनका यही तो तुम्हें पता नहीं। मैंने आज मुझे पता चला, इतने दिन आपके चक्कर में मैं भी बराक ओबामा ही बोलता था उसको। अब अखबार में लिखा हुआ था बराक ओबामा, लिखा वाइफ और उसकी भारत आई थी, तो अखबार में लिखा कि बराक ओबामा सपत्नीक भारत आए। उनको लगा ये उसका नाम है, किस बराक ओबामा सपत्नीक भारत आए, तो उन्होंने कहा पूरा नाम उसका है बराक ओबामा सपत्नीक भारत आया हुआ है। वो लिखा था अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा सपत्नीक भारत आए, तो कहा सपत्नीक तो आपने आज दिन तक बताया नहीं। फिर उनको समझाया कि इसका मतलब पत्नी के साथ भारत आए हुए हैं। तो भाई वैसे ही कोई समझ ले कि बारदोली तालुका इसका पूरा नाम ही होगा, तो नहीं, नाम तो बारदोली है, तालुका का मतलब तहसील होता है। एक और बात, म्यांमार के अंदर एक नेता है आंग सान सू की, आंग सान सू की। एक और फ्रेंड, आरएस का पेपर आया हुआ मेरे से, बाबू तुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने कहा भाई सब्जेक्ट तो पढ़ते ही हैं, साथ में करंट भी पढ़नी चाहिए, तो करंट में क्या पढ़ूं? तो अपने जो मुमल उमंग रस उल्लास आती है, मैंने कह दिया भाई ये लिया और ये पढ़ लो, और मैं शाम को आते पूछूंगा। तो उनका ठीक है पूछ लेना। मैं शायद कोचिंग आ गया यार, मैं शाम को जाते मैं, हाँ ले भाई कितने पेज पढ़े दिखाओ मुझे। उन्होंने दे दिए इतने से इतने पेज पूछ ले इनमें से कुछ। मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, यूं मैंने पूछा वो म्यांमार में एक महिला आंदोलन कर रही है, उसका नाम बताओ। और उन्होंने कहा यार भूल गया यार, नाम तो है, क्या नाम है उसका, अजीब सा नाम है, लंबा सा नाम है। मैं बताऊंगा, रुक जा तू मत बता, मैं याद कर रहा हूँ। 2-1 मिनट दिमाग पे और जोर डाला, माथे में सड़ पड़े थोड़े, फिर कहा नहीं याद आ रहा यार, बता दे तू बता दे। तो मैंने कहा आंग सान सू। उन्होंने कहा हाँ याद आ गया अब तो। क्या दोबारा बोलना तू? तो मैंने कहा आंग सान सू की, और वहां से कहा तुझे भी नहीं आता नाम पूरा नाम इसका ज्यादा है, 5 अक्षरों का नाम है, तू तो 4 ही बोला है, आंग सान सू की। मैंने कहा यही है आंग सान सू की। उनका बस यही तो बात है, ढंग से नहीं पढ़ते तुम लोग, तुम तो बता दे। तो उनका दे बुक दे मुझे। मैंने बुक दी, तो उस बुक के अंदर लिखा हुआ था म्यांमार की नेत्री आंग सान सू की ने आंदोलन किया। नेता का स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या होगा, नेत्री नहीं कहते। उन्होंने कहा तो नेती है, कोई लड़की यूं पंचायती करे, अपने गांव में कोई महिला पंचायती करे, नेत्री बनाए, तो वो वास्तव में सब नेत्री होता है, नहीं बोलते अभिनेता अभिनेत्री। लिखा था म्यांमार की नेत्री आंग सान सू की ने आंदोलन किया। उनको लगा नेत्री नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका नाम है नेत्री आंग सान सू की। तो कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है भाई, प्लीज आपके नहीं होना चाहिए ऐसा। मुझे लगता है आपको पहले आता ही होगा, मैंने फालतू में 10 मिनट आपको समझाया, पर यदि किसी को नहीं भी आए तो भी अपने ध्यान रख लेना इन बातों का। तो बारदोली तहसील के अंदर 1928 में सूरत में बारदोली तहसील है, वहां पर किसानों ने नो टैक्स मूवमेंट, टैक्स नहीं देंगे हम, लगान नहीं देंगे, इसका आंदोलन चला दिया। ये जो बढ़ोतरी हुई है तो हम तो अब तो देंगे, अब तो लेके दिखाओ आप। ये आंदोलन था अपने आप में। आगे पढ़ते हैं, देखो कुनबी पाटीदार किसानों के द्वारा किया गया, बात बता दी मैंने, बड़े किसान थे वहां के कुनबी पाटीदार। कालीपराग जनजाति के खेतीहर मजदूर भी इसमें शामिल थे। वैसे तो इनकी हालत बहुत खराब थी, ये पाटीदारों के वहां काम क्या करते थे, उनके पास खेत भी नहीं थे, पर पाटीदारों ने कहा कि हम मरेंगे तो तुम भी मरोगे साथ में। तो कालीपराजों ने कहा चिंता मत करो साहब, हम तो आपके साथ। तो कालीपराज और जुड़ गए। तो कालीपराज जनजाति और कुनबी पाटीदार किसानों ने मिलकर आंदोलन किया। कालीपराज जनजाति को हाली प्रणाली के तहत उच्च जातियों के पुश्तैनी मजदूरों के रूप में काम करना पड़ता था। देखो आप, हिंदी का यही है जी,
अब हाली बोलते हैं तो यूं समझ में नहीं आता, हाड़ी है हाड़ी, हाड़ी समझते हो, कोई गांव के अंदर काम करता है तो ओ हमारा हाड़ी है या मैं उसके हाड़ी रहता हूँ, मतलब मजदूरी करना अपने आप में, एक तरीके से बंधुआ मजदूर टाइप के हुआ करते थे कालीपरा जनजाति। तो ये भी वहां पर आंदोलन में उनका, भाई हमारे साथ भी जमींदार ऐसे ऐसे करते हैं, तो इनका तुम जमींदारों इस बात के खिलाफ कर दो, हमारे तो टैक्स बढ़ा उसके खिलाफ कर देंगे हम तो। अब ये काली पराज, तो ये वैसे गुजराती भाषा का शब्द है, इसका काली पराज का मतलब था गंदे लोग। अब शुरुआत के अंदर हो सकता है साफ सफाई नहीं रखते हो कोई ज्यादा, तो लोगों ने गंदे लोग कहना शुरू कर दिया, तो काली पराज हो गए। फिर इनमें थोड़ी राजनीतिक चेतना है, तो उन्होंने गांधी जी का, गांधी जी ये क्या नाम है हमारा, काली पराज सम्मेलन गए, और गांधी जी ने कहा आज के बाद तुम्हें कोई काली नहीं कहेगा, आज के बाद तुम्हें सब रानी कहेंगे। रानी पराज कहा उनको। रानी पराज का मतलब होता है अच्छे लोग, स्वच्छ लोग, मतलब साफ सुथरे लोग एकदम। तो गांधी जी ने बाद में इनका काली पराज का नाम बदलकर क्या कर दिया था, रानी पराज कर दिया था। तो ये काली पराज थोड़ा सा याद रख लेना। अब कांग्रेस ने कहा कि भाई हम भाग लेंगे आंदोलन के अंदर, हम भी आएंगे, आप चिंता मत करो। वहां की जो लोकल लीडर की कांग्रेस थी उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। तो सरकार को लगा यार मामला गड़बड़ा जाएगा, तो सरकार ने कहा 30 मत दो, 21 तो दो भाई। पहले 100 रुपए था तो 130 लेंगे, तो अब का थोड़ा घटा दो, 9% घटा दो, तो 121.9% कर दिया, मतलब रुपए कर दिया आपका 21.9%। इतनी बढ़ोतरी तो रखेंगे आप, पूरा तो नहीं कम करेंगे। जो नेता थे इनके, उनका नाम था कल्याण जी मेहता और कुंवर जी मेहता। हिस्ट्री में वैसे तो खूब सारे नाम होते हैं, इतने नाम याद भी नहीं होते। स्टूडेंट भी हमेशा कहता रहता है कि सर कितने सन लिखवा दिए, कितने नाम लिखवा दिए, कौन कौन से याद करें हम। मैं भी शुरू में पढ़ता था तो ऐसी दिक्कतें आती थी, खूब सारे नाम हो जाते, पर करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात शिल पर पड़त निशान वाली बात है कि कुएं की रस्सी इतनी बार घिसती है कि आखिर उस पत्थर पर भी निशान करके छोड़ देती है, तो धीरे धीरे याद हो ही जाते हैं। पर ये नाम मुझे सबसे पहले याद हुए थे क्योंकि मेरे रूममेट थे, उनका नाम था कल्याण जी, उनके पापा का नाम था कुंवर जी। तो मुझे लगा यार बाप बेटे ने मिलकर आंदोलन कर दिया। तो ये कल्याण जी और कुंवर जी दो व्यक्ति थे, मेहता एक वहां पाटीदार किसान होते हैं, इन लोगों ने मिलकर वहां पर आंदोलन किया था। तो याद रह जाएंगे अब तो नाम आपको, कल्याण जी कुंवर जी बोलना आपने तो कल्याण जी कुंवर जी, कोई कल्याण जी आनंद जी मत बोल जाना, संगीतकार हुए थे, कल्याण जी कुंवर जी भाई। पर सरकार ने कहा भाई हम तो इतना ही करेंगे, वो ज्यादा नहीं घटाएंगे, 30% से 21.9% ही घटाएंगे हम तो फिर पाटीदारों के बड़े नेता वल्लभ भाई पटेल, वो हालांकि ऐसे ये छिटपुट पॉलिटिक्स करते नहीं थे, ये तो गांव की लोकल पॉलिटिक्स है, वो यूं बड़ी पॉलिटिक्स करने वाले। पर अब कहा कि अब साहब आओ, आप कितने बड़े हो, पर समाज समाज है, सबसे पहले समाज का साथ तो देना चाहिए। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मैं साहब आ रहा हूँ, चिंता मत करो। तो वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। इरविन भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उस दिन, बॉम्बे का गवर्नर था विल्सन, गुजरात और ये सब बॉम्बे के अधीन आते, तो बॉम्बे गवर्नर का विल्सन का, देख यार मामला इतना बड़ा आदमी है तो कुछ ना कुछ तो पंगा होगा। उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, पार पड़ी नहीं, तो सरकार ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लो, बड़ा नेता फालतू में रायता फैलाएगा यहाँ पे आगे, उससे पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। ये बात बापू को पता चली कि साहब वल्लभ भाई पटेल को तो वो लोग गिरफ्तार करने वाले हैं। तो बापू ने कहा कि मैं तो खुद गुजराती हूँ, मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, वल्लभ भाई को गिरफ्तार करेंगे तो मैं ही आ जाऊंगा खुद। तो अंग्रेजों ने कहा बढ़ने दो रे, ये डोकरा आके और लफड़ा करवाएगा। तो बाद में गांधी जी भी बारदोली आ गए, गांधी जी भी आंदोलन के अंदर शामिल हो गए, बापू आंदोलन में शामिल हुए, तो फिर असर पड़ा अंग्रेजों पे। तो अंग्रेजों ने कहा बापू चलो इंक्वायरी कमीशन बना देते हैं, ये इंक्वायरी कमीशन जैसा कहेगा वैसा कर लेंगे। दो जज थे इंक्वायरी कमीशन, एक थे ब्रूमफील्ड और एक थे मैक्सवेल। मैक्सवेल का नाम तो याद रह जाएगा आपके, फेवरेट प्लेयर है आपका या नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है मैक्सवेल। तो एक तो मैक्सवेल था और एक ब्रूमफील्ड था। इस बार तो खूब मारा वनडे के अंदर, तो भारत वालों को उसने, मंगते ने अपने आईपीएल में प्रतिचिंता ने बेचारी ने पंजाब की तरफ से खिलाया, एक छक्का मार के गया वो सारे मैचों के अंदर मिला के, और उधर उसने शायद पहले मैच में 7 छक्के मार दिए थे, कितने से मार दिए थे, एक हाथ से मार देन, स्विच हिट भी मार देन, रिवर्स स्वीप भी मार देन, खूब उसने भारत वालों को इधर उधर भगा भगा के मारा। यहाँ बेटे पैसे लेके चले गए, दारू पी के चले गए, कोई शॉट नहीं लगाया था यहाँ पे। तो जो मैक्सवेल है, अब मुझे बताओ मैक्सवेल चौके लगाता है या छक्का लगाता है, तो आपको सर इतनी सिंपल सी बात हमें पूछ रहे हो, छक्के ही लगाता है। तो ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को कहा गया कि भाई तुम बताओ दोनों जज, कितना % बढ़ोतरी रखी जानी चाहिए, कितनी % घटाई जानी चाहिए। तो मैक्सवेल था, तो मैक्सवेल ने कहा 6%, पहले 30 था, 30 से घटा के 21.9 किया था, 21.9 से घटा उनका 6.03, इतनी तो रहेगी। छक्का थोड़ा लंबा लग गया, बाउंड्री से क्रॉस कर गया, एकदम पूरा पूरा जागे नहीं पड़ा था, जोर लगाया पूरा, तो 6.03% होनी चाहिए।
फिर बापू इस मामले में तेज थे, बापू ने कभी पूरा माफ तो किसी का करवाया नहीं था, मेरे पहले ही बताया हुआ आपका। तो बापू ने कहा ठीक है इतना तो रख लो, अपने 100 रुपए की जगह 106 तो हम दे देंगे, इतने भी कोई माड़े आदमी नहीं है हम। तो ये बारदोली सत्याग्रह में महिलाएं खूब सारी शामिल हुई थी। गांधी जी आए, गांधी जी ने आगे महिलाओं को पूछा कैसा एक्सपीरियंस रहा आंदोलन का, उनका हाँ अच्छा, झुका दिया हमने सरकार को एकदम। गांधी ने कहा तो तुम्हारा नेता कौन था, तो उनका हमारा नेता, हमारा सरदार जो है ना वो तो वल्लभ भाई पटेल है। तो वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे तो सरदार लगता है। ये सबसे पहले बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने कहा था। तो याद रखना कि बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सा टाइटल दिया था, तो सरदार का टाइटल दिया था। फिर वल्लभ भाई पटेल को इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा अपना नाम के आगे लगना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार का मतलब नेता, अगुआ। मैं पिछली क्लास में भी शायद बता रहा था सरदार लीडर जो होता है अपने आप में सरदार है। वल्लभ भाई पटेल केवल सरदार नहीं थे बल्कि असरदार भी थे। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी ने कहा कि क्या बारदोली आंदोलन जो है वो आजादी की लड़ाई के लिए किया गया? नहीं, इनकी तो मांग इतनी सी है कि 30% भू राजस्व बढ़ा दिया, इसको घटा दो। तो आजादी की लड़ाई तो नहीं है, पर आजादी की लड़ाई से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का एहसास हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख जाएगा, उस दिन अपने आप आजादी मिल जाएगी। और ऐसे तमाम संघर्ष हमें आजादी के और नजदीक लेकर जाते हैं। बारदोली संघर्ष चाहे कुछ भी हो, यह स्वराज की प्राप्ति का संघर्ष तो नहीं था, और कुछ भी मान लो, पर हम जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो नहीं है। लेकिन इस तरह की हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है, और हमें स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में शायद ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से भी कहीं अधिक ज्यादा कारगर है। याद रखना, कोई पूछेगा कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन को स्वराज के संघर्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण बता दिया था, तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, बारदोली में जो आंदोलन हुआ था, उसके लिए गांधी जी ने कहा था कि ये भले स्वराज की लड़ाई नहीं है, लेकिन ये हमें स्वराज के पास लेकर जाती है। और सच्ची बताऊं तो स्वराज के संघर्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण संघर्ष है। किसके लिए कहा था? बारदोली के लिए। शुरुआत में नेता कुंवर जी मेहता, कल्याण जी मेहता, फिर वल्लभ भाई पटेल आए, फिर गांधी जी आए, और गांधी जी तो लास्ट में आए थे। और वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं ने कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि। 2 जजेस थे, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल, 30%, 21.9% और फाइनली 6.03%। सारी बातें याद रख लेना भाई। मोपला, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं आपको, मोपला भी पढ़ा चुका हूं। मैंने जब असहयोग आंदोलन बताया था तो दोनों जगह असहयोग आंदोलन में हिंसा एक का भी बताया था, मोपला भी बताया था। सांप्रदायिक कम्युनल कहां पे हो गया था, वापस मैंने मोपला बताया था। वह क्या था? गांधी जी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम टैक्स देना बंद कर देंगे। ठेठ केरल के तट पर, मालाबार तट पर ये मोपला किसान रहते थे, और इनको लगा कि वो दिन आ गया। और आदमी को ये बातें सुहाती है जी। आप सीधा कहो विदेशी कपड़ों की होली जला दो, सरकार के स्कूल में मत जाओ, सरकार की उपाधियां लौटा दो, फील नहीं देती। आपको सरकार को टैक्स नहीं देना, लोगों का मजा आ गया। अरविंद केजरीवाल ने जब कहा कि लाइट के बिल नहीं भरना है यदि आपके आ गए तो लोगों को लगा कि ये बड़ा आदमी सही है। पैसे वाला मामला, अर्थ चीज ही ऐसी है जी, सीधी छू लेती है आपको जाके वहां पे। तो मोपला जो विद्रोह हुआ था मालाबार तट पर, मोपला किसान थे। ये मोपला जो थी मुसलमानों की जाति, तो मुस्लिम किसान थी। टैक्स कौन लेगा? जमींदार। और यहां पे जो जमींदार हुआ करते थे वो थे नंबूदरीपाद ब्राह्मण। ब्राह्मणों की कोई जाति थी नंबूदरीपाद। केरला के तो एक तो सीएम ही बने नंबूदरीपाद ही थे वो। तो नंबूदरीपाद ब्राह्मण जमींदार हुआ करते थे, तो ये टैक्स लेते हैं। मोपला मुस्लिम जो किसान है वो टैक्स देते हैं। मालाबार तट केरला की बात है। और अब जो मोपला थे उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। नंबूदरीपाद ब्राह्मण जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने कहा हाँ भाई साहब हिसाब दो, टैक्स दो। और मोपला उनका तुम्हें पता ही नहीं, वो बापू ने कहा है उधर टैक्स वैक्स नहीं देने के कोई। उन्होंने ऐसे कैसे नहीं दोगे आप टैक्स? और ये नंबूदरीपाद गए अंग्रेजों के पास, और अंग्रेजों को जाग कहा कि भाई रे वो टैक्स नहीं दे रहे। पुलिस आई, पुलिस ने आकर कौन है नेतागिरी कौन करता है? तो इनके जो नेता थे उनका नाम था अली मुस्लियार। कहा साहब हमारा नेता तो अली मुस्लियार है। कहां पे है अली मुस्लियार? कहां पे? कभी तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया। अंग्रेजों की पुलिस गई और मस्जिद से उस आदमी को गिरफ्तार कर लाई। एक तो नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर मस्जिद में जा गिरफ्तार किया तो मुसलमानों को गुस्सा आया कि हमारे मस्जिद के अंदर ये गैर मजहब के लोग चढ़ गए, ईसाई थे वो हमारी मस्जिद में चढ़ गए।
ये गलत है, ऐसे कैसे किया, पकड़ना था तो बाहर से पकड़ लेते, इस टाइप की थोड़ी बातें। तो और कोई भीड़ में से बोल गया, भीड़ में कहा अंग्रेजों को क्या गालियां निकाल रहे हो, उनका तो क्या दोष है, ये तो अपने जमींदारों का दोष है, ये लाए थे पुलिस, ये नमूद्रीपाद ब्राह्मण जो ये लेके आए थे। अब वो गुस्सा उन पे फूटा और उन ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ के मुसलमान बना दिया गया, फोर्सफुली कन्वर्जन किया गया वहां पर और उनको मुस्लिम बना दिया गया। तो इस ये जब मुस्लिम बनाने की कार्रवाई हुई, धर्म परिवर्तन की कार्रवाई हुई, तो आपस में लड़ाई हुई उनकी। तो आंदोलन हिंसक भी था, वॉयलेंट भी था, आंदोलन सांप्रदायिक भी था, मतलब कम्युनल भी हो गया था। तो दोनों बात याद रखना, असहयोग आंदोलन का हिस्सा है ये भी अपने आप में। पढ़ लेते हैं अपने लिखी हुई बातें। केरला में 1920 के अंदर हुआ, प्रारंभ में खिलाफत और असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। मुस्लिम खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी तो होना ही था। फिर खिलाफत आंदोलन असहयोग का भाग बन गया तो उनके साथ चले गए। मालाबार के मोपला मुस्लिम किसानों ने मालाबार में नमूद्रीपाद ब्राह्मण जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो जमींदार हिंदू है, किसान मुस्लिम है एक तरीके से। नेता अली मुस्लियार, मैंने बता ही दिया था, सबका यार था वो, अली मुस्लियार हो गया, दोस्त था सबका। यह आंदोलन हिंसक और सांप्रदायिक हो गया था, मैंने बता ही दिया आपको दोनों चीज। और ब्राह्मणों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया था, कन्वर्टेड किए गए थे, फोर्सफुली कन्वर्टेड किए गए थे। बाद में आर्य समाज का तो एक आंदोलन है पूरा भाई, शुद्धि आंदोलन चलाया था आर्य समाज ने, कि वे भारतीय जो किसी भी अन्य धर्म में चले गए, बेसिकली मुस्लिम और ईसाई, और उस समय ईसाइयों वाला जोर थोड़ा ज्यादा हुआ करता था अंग्रेजों के आने के बाद में। तो आर्य समाज वास्तव में शुद्धि आंदोलन चलता था कि शुद्ध किए जाए, जो भाई हिंदू धर्म से बाहर दूसरे धर्म में चले गए हैं उनको वापस हिंदू बनाया जाए। यज्ञ करते मारते गंगा जल के छिंटे, ओम भूर्भुवस्व, और तुम वापस हिंदू हो, और उनको हिंदू बना दिया जाता था। आर्य समाज ने काम बड़े पैमाने पर किए भी थे, आर्य समाज आज भी ये काम कर रहा है। तो आर्य समाज को जब पता चला कि ऐसे ऐसे, वहां तो पंडित जी को पकड़ पकड़ के सबकी चोटियां काट दी। तो बाद में गए आर्य समाज वाले, बेसिकली एक बड़े नेता थे लाला हंसराज, और इन्होंने वहां पे शुद्धि आंदोलन चला। याद रखना कि आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन कहां पर देखने को मिलता है, तो मालाबार तट पर शुद्धि आंदोलन था, और वहां पर जो भी मुस्लिम बन गए थे उनको वापस गंगा जल के छींटे मार मार के अपने तरफ वापस लेके आए थे, उनको घर वापसी करवाई थी जी, कुल मिला के कहने का मतलब ये। तो ये मालाबार तट वाला आंदोलन। तो खिलाफत असहयोग का हिस्सा था। मोपला मुस्लिम किसान है, मोपला मुस्लिमों की जाति है, नमूद्रीपाद ब्राह्मण जमींदार है, उनके बीच में संघर्ष हुआ, टैक्स नहीं देने की बात पर हुआ। अली मुस्लियार नेता थे, हिंसक हो गया था, सांप्रदायिक हो गया था, धर्म परिवर्तन करवा दिए गए थे। आर्य समाज वाले जाके वापस घर वापसी करवाते हैं। सारी बातें याद रखना। बेसिकली बड़े बड़े से आंदोलन तो अपने इतने ही थे। कौन कौन से पढ़ लिया हमने नील पढ़ा, हमने पाबना पढ़ा, दक्कन पढ़ा, हमने कुक्का पढ़ा। फिर आज हम कौन कौन से पढ़ रहे थे, हम एका पढ़ रहे थे, हम रंपा पढ़ रहे थे, हमने ताना भगत पढ़ा है, हम तेभागा पढ़ रहे थे, और ये आपका बारदोली पढ़ा, और ये मोपला पढ़ा। 10 किसान आंदोलन सीधे सीधे से हमने पढ़े। गांधी जी के आने के बाद में किसान संगठित होने शुरू हुए। इन बाकी आंदोलनों में आप एक चीज देखिए, आप ये छोड़ दो, बारदोली थोड़ा सा छोड़ दो, बाकी सब में एक समूह विशेष है जो किसी समस्या विशेष के लिए आंदोलन करता है, और समस्या का हल निकाल दिया जाता है तो आंदोलन खत्म हो जाता है। जैसे नील आंदोलन, नील की खेती करने वाले किसान ही कर रहे हैं, नील मालिकों के खिलाफ ही कर रहे हैं, और उनका कोई लेना देना नहीं। पाबना विद्रोह जमींदारों के खिलाफ है, जैसे ही एक्ट आया खत्म हो गया। दक्कन विद्रोह महाजनों के खिलाफ है, एक्ट आया खत्म हो गया। पर अब 1920 के बाद जब किसानों में राजनीतिक चेतना आनी शुरू हुई, गांधी जी के आने के बाद, गांधी जी जब गांव गांव में घूमे, पॉलिटिकल अवेयरनेस लेके आए लोगों के अंदर, तो लोगों को लगा कि अब अपने को संगठन बनाने चाहिए, संगठन बना के आंदोलन करने चाहिए। और ये वो दिन थे जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ यूपी के अंदर घूम घूम के लोगों को संबोधित कर रहे थे, उनका भी लोगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि यूपी में राजनीतिक चेतना सबसे अधिक है। आज ही आप देख लो, ये यूपी जो है वो यूं पॉलिटिक्स का गढ़ दिखता है, और जहां पर राजनीतिक चेतना ज्यादा होती है वहां पर हर आदमी कुछ ना कुछ बनना चाहता है। इसलिए यूपी में पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा है कि हर आदमी को टिकट चाहिए, एक को बीजेपी दे दे, को कांग्रेस दे दे, अब तीसरा कहां जाए, तो तीसरा समाजवादी पार्टी में जाए, उसको वहां किसी को वहां भी नहीं मिले तो कहां जाए, तो बहुजन समाज पार्टी में जाए। इवन हर जाति ने अपने छोटे छोटे संगठन, अपना दल एक पार्टी है, केवल अपने जाति के जो वोट है उनको लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन करके एक आधी सीट जीत जाती, मंत्री और बना लेते। पिछली बार तो अनुप्रिया पटेल मंत्री और हुआ करते थे अपना दल। तो वहां है यूपी में राजनीतिक चेतना वाला। तो सबसे पहले यदि किसान सभा भी कहीं बनी तो वहां पर बनी। भारत के मुख्यमंत्री देख लो आप, सर प्रधानमंत्री देख लो, सॉरी,
नेहरू जी थे तो यूपी से आते थे, चुनाव लड़ते थे, राजीव थे तो यहाँ से लड़ते, इंदिरा जी थे तो यहाँ से लड़ते, शास्त्री जी थे तो यहाँ से लड़ते, वाजपेयी जी थे तो यूपी से चुनाव लड़ते, और मोदी जी को भी इवन चुनाव लड़ने के लिए बनारस आना पड़ गया था। भले उन्होंने कहा ही हो कि न तो मैं आया हूं न किसी ने बुलाया है, मैं तो माँ गंगा के कहने पर यहाँ पर आ गया हूं, पर सीधा सीधा था कि नहीं साहब, आप दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यहाँ के राजनीतिक चेतना को यदि आप भुनाने में कामयाब हो गए तो बाकी चीजें तो रेडी। अपने वीपी सिंह, चंद्रशेखर, ज्यादातर लोग दो साउथ इंडिया वाले मान लो, नरसिम्हा राव और देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और सरदार जी बने थे। तो ये वैसे राज्यसभा के मेंबर थे, एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर कभी आए नहीं थे, वैसे ही लोग थे अपने आप में। बीच में मोरारजी देसाई भले ही मान लो कि वो महाराष्ट्रियन थे और वो उधर से आए हुए थे, बाकी टोटल यूपी। और अभी भी लोगों को लगता है यार कि ये मोदी हटते बाबा बनेगा, जबकि बाबा पहली बार मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री अभी एक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, पर लोगों को लगता है कि नहीं यार बाबा अगला प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि वो यूपी के। मुझे लगता है कि बाबा इसके अलावा और किसी राज्य का होता तो इतना जल्दी नाम नहीं आता। और बीजेपी के तो शिवराज सिंह चौहान को कदे कि शिवराज सिंह चौहान साहब चौथी बार सीएम बन गए, इनका नंबर भी लग सकता है, पर नहीं, इनको नहीं लगता। एमपी वालों में वो फीलिंग नहीं आती जो बाबे के अंदर फीलिंग आ जाती। तो यूपी राजनीतिक चेतना का गढ़ है, तो उन लोगों ने किसान सभा बनाई। नेता वगैरह थोड़े थोड़े याद रखने क्या है। 1918 में बनी थी, इसमें सन नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। 1918 की किसान सभा। नेता कौन है तो गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी। यूपी वालों के नाम दो नाम एक साथ खराब कर देते हैं, गौरी शंकर, इंद्र नारायण। एक रख लेता भाई, इंद्र रख लेता तो भी नाम तो हो जाता तेरा। और एक भाई अपने मदन मोहन मालवीय, फिर दो नाम, और इन्होंने तो इनका नाम और लंबा था, महामना मदन मोहन मालवीय। 5 एम, महा मना मदन मोहन मालवीय, ये भी नेता थे। ये तो बड़े नेता थे, कभी आगे सेल्फी लेके चले गए होंगे, पर जो वाकई जो दो नेता थे वो कौन है, गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी। उत्तर प्रदेश किसान सभा बनाई इन लोगों ने। अब जब किसानों में राजनीतिक चेतना ज्यादा होगी या किसी भी लोगों में राजनीतिक चेतना ज्यादा होगी तो एक झंडे के नीचे रहना नहीं चाहेंगे। तो यूपी का एक इलाका अवध, अयोध्या के आसपास की जो भूमि है वो अवध है, और अवध वालों का अपना अलग है, अपने आप के साथ नहीं आते हैं, अपना सिस्टम अलग करेंगे अपने। तो 1920 के अंदर उन लोगों ने अपनी अवध किसान सभा अलग से बना ली। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 है, अवध किसान सभा 1920। बाबा रामचंद्र यहाँ पर एक बड़े नेता हुआ करते थे, ये नाम याद रखना भाई कि किसके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। तो बाबा रामचंद्र थे, उन्होंने लोगों को इसके बारे में अवेयर किया था, तो अवध किसान सभा बनी थी। नेताओं के नाम बड़े जोरदार इसके, दुर्गपाल सिंह, अगला नाम और जोरदार जंगूरी पाल सिंह। तो ये तो याद रहना चाहिए आपके, दुर्गपाल वैसे याद रह जाए, अच्छा से नाम है जंगूरी पाल सिंह। अगला नाम और जोरदार, माता बदल पांडे। पांडे जी थे जो मम्मी चेंज कर लिया करते होंगे थोड़े थोड़े टाइम पर, पापा थोड़े ज्यादा राजी रहते होंगे इनके इस मामले में, तो माता बदल पांडे। तो ये माता बदल पांडे हो गए। एक थे केदारनाथ और सेल्फी बॉय जेएल नेहरू। तो नेहरू जी ने भी पहले दिन आगे सेल्फी ली और कहा मैं भी किसान आंदोलन में शरीक हूँ। भले पता ये भी नहीं होगी मूंग और मोठ दोनों अलग अलग होते हैं, पर नेहरू जी थे भाई किसान आंदोलन के अंदर। तो याद रखना है, ऊपर वाले 4 नाम याद रखना, दुर्गपाल सिंह, झिंगुरी पाल सिंह, माता बदल पांडे और केदारनाथ। और नेहरू जी और आए थे, उधर मदन मोहन मालवीय, इधर नेहरू जी। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा हो गई। इसके बाद कौन सी हो गई अपने, अवध किसान सभा। नाम से याद रखना थोड़े से, हालांकि इसमें तो एक दो बात और है। इस उत्तर प्रदेश किसान सभा का मेन सेंटर जो था वो एक गांव था, खरगांव। प्रतापगढ़ जो जिला पड़ता है, यूपी में भी एक प्रतापगढ़ जिला पड़ता है भाई, तो वहां जो प्रतापगढ़ जिला था उसमें खरगांव पड़ता है, ये उसका मेन सेंटर था। गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो था वो खरगांव था। और यहाँ पर खरगांव में किसानों ने नाई धोबी बंद किया था। जमींदारों के खिलाफ था, तो कोई भी जमींदारों के बाल नहीं काटेगा, कोई भी जमींदारों के कपड़े नहीं धोएगा। जमींदार सारे ये लंबे लंबे बाल बढ़ाए हुए तेरे नाम बने हुए बेचारे घुमा करते थे, पर कोई भी उनके बाल नहीं काटे। मेले कुचेले कपड़े पहन के बेचारे घूमते होंगे, कोई धोबी उनके कपड़े नहीं धोए, हालत खराब हो गई थी उनकी। सोशली बॉयकॉटेड किया गया, साहब बस रवाना हो जाओ यहाँ से, कोई पास भी नहीं खड़ा होता था जमींदारों के। ये अपना कौन सा पढ़ा हमने, अवध किसान सभा। अब वैसे तो इन्होंने सीधा इसके अंदर पीपीटी में अखिल भारतीय किसान सभा लिख दिया, मैं दूसरा पढ़ाता हूँ, एक बार रुको, आप पढ़ते हैं अपने, ये बाद में पढ़ेंगे। बिहार किसान सभा। अब यूपी की टच करता है बिहार। बिहार तो राजनीतिक गतिविधियों का और बड़ा केंद्र, वहां तो हर आदमी को लगता है कि अपने सीएम है यार, वहां तो और भी ज्यादा पार्टियां। इस बार भी चुनाव में देख लो कितनी सारी पार्टियों ने चुनाव लड़ा, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी, हम, 4 तो एक तरफ ही थे।
उधर उनके महागठबंधन के अंदर राजद, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, सीपीएमएल वो महागठबंधन में थे। इधर ओवैसी वाला जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया था, इसमें ओवैसी वाली पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी, देवेंद्र यादव वाली पार्टी और बहन जी इनके साथ में थी शायद। हाँ, बहन जी भी इनके साथ के अंदर ही थे। हाँ, ये बहुजन समाज पार्टी। उधर पप्पू यादव और वो जो एक नई बनाई चंद्रशेखर रावण वाली जो एक नई पार्टी बन गई आपकी, कौन सी आजाद पार्टी, क्या मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, एक वो पार्टी हो गई। ये बड़े बड़े तो गठबंधन के थे। फिर कई अपने अपने पार्टियों से लड़ लिए थे उन्होंने। तो बिहार तो राजनीतिक चेतना का और गढ़ रहा है। और कभी बिहार पूरे भारत की पॉलिटिक्स को हैंडल करता था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। वो पाटलिपुत्रा से वहां से कंट्रोल किया करते थे उसको। नालंदा विश्वविद्यालय उन लोगों ने बनाए थे, वहां पर दिमाग वाले रोल रहे, तो वो कैसे पीछे रह जाते। तो 1923 के अंदर उन्होंने बिहार किसान सभा बना दी। यूपी में यूपी वाली 18, अवध वाली 20, बिहार वाली 23। सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष हुआ करते। स्वामी सहजानंद सरस्वती वैसे भी एक बहुत बड़े नाम थे, ये इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने एक आंदोलन चलाया, बैकास्ट भूमि आंदोलन। पहले तो ये हो कि बैकास्ट भूमि क्या होती है? ऐसी भूमि जो टैक्स नहीं देने की वजह से अंग्रेज जब्त कर लिया करते थे, उनको बैकास्ट भूमि बोलते हैं। मैं किसान हूं, कास्ट करता हूं इसके अंदर, और अब मैंने टैक्स नहीं दिया तो अंग्रेज उसको जब्त कर लेंगे, तो अब मैं कास्ट नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी जमीन को बोलते हैं बैकास्ट। कास्ट का मतलब खेती करना, तो जिसमें खेती होती थी वो कास्ट, अंग्रेजों ने ले ली, खेती नहीं करने देते थे, बैकास्ट। तो इन्होंने आंदोलन चलाया, ऐसी भूमि को वापस किसानों को दिलवाया जाए। तो ऐसी भूमि वापस किसानों को दिलवाने के लिए बिहार किसान सभा या सहजानंद सरस्वती ने बैकास्ट भूमि आंदोलन चलाया था। लिखा हुआ है बैकास्ट भूमि क्या होती है। तो किसानों द्वारा कर का भुगतान नहीं करने पर भूमि को जब्त कर लिया जाता था, उस भूमि को क्या बोलते थे? बैकास्ट भूमि। ये बैकास्ट भूमि की परिभाषा है भाई थोड़ी सी, तो याद रखना, बिहार वालों की एक एक्स्ट्रा बात है। आंध्र प्रांतीय रैयत सभा, आंध्र वालों का हमारे बना, रैयत का मतलब मैंने बता दिया किसान, आंध्र प्रांतीय किसान सभा 1928 के अंदर इन लोगों ने भी अपनी बना ली। इसके अध्यक्ष थे एनजी रंगा। एनजी रंगा इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, आंध्र प्रदेश वाली। बस ये आंध्र नाम याद रखना, कोई बड़ी बात है नहीं। बंगाल फार्मर्स पार्टी, बंगाल किसान पार्टी, मैंने बताया 37 वाले चुनाव में ये पार्टी वो जीत गई थी। फजल उल हक, मैंने नेता बताए थे इसके, वो 1929 में बनी। फजल उल हक, देख लो, फजल लिख दिया, फजल है, फजल उल हक है। 1929 के अंदर बंगाल वाले। 18 में उत्तर प्रदेश, 20 में अवध, 23 में बिहार, 28 में आंध्रा, 29 में बंगाल। उत्कल किसान पार्टी, उत्कल मतलब उड़ीसा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो उसमें आता है अपने उत्कल, द्राविड़ उत्कल, बंगा। तो उत्कल का मतलब क्या हो गया? उड़ीसा। इन लोगों ने कहा हम पीछे क्यों रहे? और यहाँ बड़ी जोरदार सी बात है, इस पार्टी को बनाने वाले जो हैं वो एक महिला है, मालती चौधरी। तो नाम याद रखना भाई कि कौन सी किसान सभा एक महिला द्वारा स्थापित की गई थी। तो उत्कल किसान सभा महिला द्वारा स्थापित की गई, उनका नाम क्या था? तो मालती चौधरी। तो आप तो देख लो यूं कि अपने आप भारत का कोई मैप बनाओ, तो भारत में मान लो ये इधर वाला पोर्शन यूपी, तो यूपी वालों ने बनाई, यूपी के बाद में इधर आपके बिहार वालों ने बना दी, बिहार के बाद में बंगाल वालों ने बना दी, इधर नीचे उड़ीसा पड़ता था इन लोगों ने बना दी, उड़ीसा के नीचे टच करता आंध्र प्रदेश पड़ता है इन लोगों ने बना दी। आंध्र वाली पहले बनी है, उड़ीसा वाली थोड़ी सी बाद में बनी है। यूपी के अंदर 2 बन गई, पहले 1918 में यूपी वाली बनी, 1920 में अवध वाली बन गई, 1923 में बिहार खुद बन गया, 1928 के अंदर आंध्र वाली बन गई, 1929 में बंगाल वाली बन गई, और 1935 के अंदर आपकी उड़ीसा वाली बन गई। सबने अपने अपने राज्यों में अलग अलग पार्टियां बना ली। तो दिमाग में आया कि यार बंगाल अलग बना रहा है, बिहार अलग बना रहा है, उड़ीसा अलग बना रहा है, आंध्र प्रदेश अलग बना रहा है, ये कोई तरीका थोड़ी। अपने को सबको मिलके है तो भारत ही है, तो एक भारत की पूरे की पार्टी बनाई जानी चाहिए। मैं पढ़ा चुका हूं उसके बारे में कि अखिल भारतीय किसान सभा बनाई गई थी। अब उस अखिल भारतीय किसान सभा की जो मैं पहले निकाल गया था, इन्होंने पीपीटी पहले लगा दी, वो पढ़ लेते हैं अपने। वो क्या है? वैसे ये सारी बातें मेरी बताई हुई है, मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ सर ये बातें तो आपने बता दी थी पहले। अखिल भारतीय किसान सभा बनाई गई। मैंने आपको बताई थी कि 1936 में इधर लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा, और लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बन रही। 35 तक तो उड़ीसा वाली नहीं बनी रही थी, तो 36 में सब मर्ज हो गई, मर्ज होकर इन्होंने क्या बना ली? अखिल भारतीय किसान सभा, लखनऊ में 1936 लिखा हुआ देख लो। एस्टेब्लिशमेंट 11 अप्रैल 1936 लखनऊ। अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। बिहार वालों वो थोड़े सीनियर थे, बैकास्ट भूमि आंदोलन चला चुके थे, तो उनको कहा साहब आप तो अध्यक्ष हो। आंध्र प्रदेश वाले एनजी रंगा कहा कि आप इसके सचिव बन जाओ। तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में बन गई। कांग्रेस का भी उसी साल लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। अब कांग्रेस ने कहा कि हम हमारा अगला अधिवेशन करेंगे फैजपुर।
लखनऊ में भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, फैजपुर में भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। अखिल भारतीय किसान सभा वालों का हमारा टेंट बराबर लगेगा, तुम्हारे लाउड स्पीकर से ज्यादा तेज हमारा लाउड स्पीकर होगा। और 37 के अंदर उन्होंने फैजपुर के अंदर अपना पहला अधिवेशन बुला लिया। अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन फैजपुर में कांग्रेस अधिवेशन के समानांतर पैरेलल। बस उधर अध्यक्ष कौन थे आपके, नेहरू जी, इधर अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हुआ करते थे एनजी रंगा, और एनजी रंगा का साहब आप अध्यक्षता कर लो। इधर एनजी रंगा ने की और इन्होंने कांग्रेस वालों को गालियां निकाली। कांग्रेस वालों कोई काम नहीं करते, आज दिन तक नहीं बताया किसानों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो नेहरू जी को भी घोषणा करनी पड़ी, कहा पूरा एग्रीकल्चर प्रोग्राम ही बताते हैं। तो फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना कृषि कार्यक्रम घोषित किया था, तो याद रखना इस बात को। एक इंदुलाल याग्निक हुआ करते थे, इंदुलाल याग्निक का नाम आपको याद हो तो हमने खेड़ा किसान आंदोलन के अंदर पढ़ा था, तो किसानों के नेता तो थे ही, वो एक अखबार निकालते थे किसान बुलेटिन, तो इंदुलाल याग्निक का अखबार है किसान बुलेटिन, याद रख लेना। निदुबोल आंध्र प्रदेश में एनजी रंगा का गांव है। एनजी रंगा आंध्र प्रदेश के थे, निदुबोल के रहने वाले थे। किसानों के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वही कर रहे हैं, किसान सभा के सचिव है। तो उनके गांव के अंदर पहला भारतीय किसान स्कूल खोला गया, किसानों को ट्रेनिंग देते थे कैसी फसलें बोनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए, तो निदुबोल के अंदर वो स्कूल खोला गया था। तो ये भी एक थोड़ी सी बात याद रख लेना। हो गया, इतनी बात है आपके, ये सारे किसान आंदोलन आपके कंप्लीट हो गए। तो लास्ट वाले सारे, उत्तर प्रदेश किसान सभा 18, अवध किसान सभा 20, बिहार किसान सभा 23, आंध्र प्रांतीय रैयत सभा 28, बंगाल किसान सभा 29, उड़ीसा किसान सभा 35, अखिल भारतीय किसान सभा 36, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 37। थोड़ा ऑर्डर याद रखना, कई बार पूछ लेने में से पहले कौन बनी थी बाद में कौन बनी थी, नेता वगैरह के नाम याद रखना, ये अखबार वगैरह बताइए, ये सब याद रखना। किसान आंदोलन हो गए, अगले में अपने जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। थैंक यू।